ओके सो दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। वो पिछला लेक्चर हमने थोड़ा बीच में छोड़ दिया था ड्यू टू सम रीजंस। सो वी विल स्टार्ट विद दिस लेक्चर डायरेक्टली। तो इसमें हम पढ़ रहे थे इन द लास्ट लेक्चर अबाउट ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। ये ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका आपके साथ एक क्लासिकल बोन डिजीज़ है ऑफ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। इसमें आपको क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे बोन पेन और फ्रैक्चर, और इसमें आपके साथ सब पेरियोस्टियल बोन की रिजॉर्प्शन होगी। सब पेरियोस्टियल का मतलब है कि पेरियोस्टियम से नीचे जितना भी बोन है उसकी रिजॉर्प्शन होती है। ये आपके साथ कॉमनली सीन होता है इन द बोन्स ऑफ फिंगर। इसमें आपको इर्रेगुलर या इंडेंटेड एजेस ऑफ द बोन मिलेंगे, तो ये इसका एक टिपिकल फीचर्स हैं। और ब्राउन ट्यूमर जिसे हम ऑस्टियोक्लास्टोमा कहते हैं वो भी आपको ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका में मिलता है। तो ब्राउन ट्यूमर में जो है देयर इज कलेक्शन ऑफ जाइंट ऑस्टियोक्लास्ट्स इन द बोन। ब्राउन ट्यूमर में आपके साथ जाइंट ऑस्टियोक्लास्ट इन द बोन की कलेक्शन हो जाती है मिक्स्ड विथ स्ट्रोमल सेल्स एंड मैट्रिक्स प्रोटीन। ये आपके साथ अपीयर करते हैं एज ब्लैक स्पेसेस इन बोन ऑन एक्सरे। तो दिस इज़ अ टिपिकल फीचर ऑफ टिपिकल एक्सरे पिक्चर ऑफ ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। तो सब पेरियोस्टियल बोन रिजॉर्प्शन इसमें होगी और आपको इसमें ब्राउन ट्यूमर मिलेगा। दूसरी बात मैंने आपको कहा था कि ये आपके साथ कॉमनली इन द बोन्स ऑफ द फिंगर में होता है, ठीक है। तो इसमें आपको इर्रेगुलर या इंडेंटेटेड एजेस ऑफ द बोन मिलेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ शोन इन दिस पिक्चर। अच्छा, इसके बाद प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की ट्रीटमेंट हम पढ़ेंगे। दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। उसमें मैंने प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। बिफोर मूविंग ऑन, काइंडली डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज आई एम पुटिंग ऑल दीज एफर्ट्स so that you guys can learn everything in very simple language, ठीक है। तो पैराथायरॉयड हम ट्रीटमेंट में पैराथायरॉयडेक्टमी करेंगे। इट इज़ द रिमूवल ऑफ ग्लैंड विद एडिनोमा। प्री ऑप न्यूक्लियर इमेजिंग ऑफन डन टू आइडेंटिफाई लोकेशन। अच्छा, देयर विल बी अ रिस्क ऑफ रिकरेंट लेरिंजियल नर्व डैमेज एंड इट मे रिजल्ट इन हॉर्सनेस। पोस्ट ऑप देयर विल बी हाइपोकैल्सीमिया। रिमेनिंग पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आपके साथ सप्रेस हो जाएंगे। यू विल हैव नमनेस और टिंगलिंग इन द फिंगर टिप्स, टोज एंड हैंड्स। अगर सिवियर होगा देयर विल बी ट्विचिंग और क्रैम्पिंग ऑफ द मसल। तो ट्रीटमेंट में पैराथायरॉयडेक्टमी हम करते हैं। इसमें रिस्क होता है रिकरेंट लेरिंजियल नर्व डैमेज का, तो उसको आपने प्रिवेंट करना है। और पोस्ट ऑप पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया हो सकती है, तो आपने उसको ट्रीट करना है। सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो है ये आपके साथ होता है ऑकर्स इन रीनल फेलियर पेशेंट्स। उसमें आपको क्रॉनिकली लो सीरम कैल्शियम मिलता है। जो रीनल फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उसमें क्रॉनिकली कैल्शियम कम होगा, जिसकी वजह से देर विल बी इंक्रीज पीटीएच। तो इसमें हाइपर कैल्सीमिया के सिम्टम्स आपको नज़र नहीं आएंगे और ये आपके साथ रिज़ल्ट करता है इन रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। तो ये आपने याद रखना है अबाउट सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ये पीटीएच को इंक्रीज़ करेगा और आपके साथ कैल्शियम को ये कम करवाता है। इसकी वजह से रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी भी होती है, जिसमें प्रोमिनेंट सिम्टम्स में बोन पेन आता है जो इसका सबसे प्रीडोमिनेंट सिम्टम है। देयर विल बी फ्रैक्चर्स जिसमें वीक बोन सेकेंडरी टू क्रॉनिक पीटीएच लेवल्स होते हैं। इफ़ इट इज़ सिवियर अनट्रीटेड इट कैन लीड टू ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। फिर इसके बाद आता है टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म विच इज़ रेयर कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर है। ये क्रॉनिकली लो कैल्शियम आपको मिलेगा और क्रॉनिकली इंक्रीज पीटीएच आपको मिलेगा। इस सेकेंडरी में देर इज़ नो क्रॉनिकली इंक्रीज पीटीएच, लेकिन टर्शरी में आपको क्रॉनिकली इंक्रीज पीटीएच मिलता है। पैराथायरॉयड इसमें ऑटोनमस हो जाता है और ये आपके साथ बहुत ज़्यादा पीटीएच रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से पीटीएच के लेवल्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और इसमें कैल्शियम भी एलिवेट हो सकता है। दैट्स वाई इसके लिए हम ऑफन
पैराथायरॉयडेक्टमी इज़ रिक्वायर्ड। तो कैल्शियम फॉस्फेट के साथ रीनल फेलियर में क्या होता है? अगर एक पेशेंट की किडनीज़ ख़राब है या सिक किडनीज़ है या रीनल फेलियर है, ठीक है, तो उसमें फॉस्फेट इंक्रीज़ हो जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको ये भी आइडिया होगा कि CKD पेशेंट है या ESRD पेशेंट है तो वहाँ पे फॉस्फेट आपके साथ ज़्यादा होता है। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि विटामिन डी लेवल इसमें कम होगा। तो ये दोनों चीज़ें आपके साथ क्या करेंगी कि ये आपके साथ कैल्शियम फ्रॉम द प्लाज्मा या कैल्शियम फ्रॉम द गट को ये डिक्रीज़ कर देंगी एंड इट विल कॉज हाइपोकैल्सीमिया। जो हाइपोकैल्सीमिया है उसकी वजह से यू विल फाइंड इंक्रीज PTH। सो दिस इज़ अ वेरी हाई कॉन्सेप्ट यील्डिंग डायग्राम, ठीक है। फिर एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं फेमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया। ये एक रेयर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। इसमें आपके साथ एबनॉर्मल कैल्शियम सेंसिंग होती है, एबनॉर्मल कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स होते हैं। ये जी प्रोटीन मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हैं जो आपके साथ पैराथायरॉयड में आपको पाए जाते हैं और यू कैन सी देम इन द किडनीज़। अगर इनकी वैल्यू हायर देन नॉर्मल सेट पॉइंट फॉर कैल्शियम होगी तो उसकी वजह से कैल्शियम का लेवल आपके साथ इंक्रीज़ होगा आइदर इवन इफ़ यू हैव अ नॉर्मल PTH। अच्छा, मोर रीनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम होती है इस कंडीशन में फेमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया में, और यू विल सी लो यूरिनरी कैल्शियम। तो यूरिनरी कैल्शियम आपको लो मिलेगा। फाइंडिंग्स में नॉर्मल PTH मिलता है और एलिवेटेड सीरम कैल्शियम। तो सिर्फ ये याद रखना है कि PTH नॉर्मल है, कैल्शियम ज़्यादा है, यूरिनरी कैल्शियम आपके साथ कम है। ये आपके साथ प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की तरह सिम्टम्स या प्रेजेंटेशन कर सकता है और इसके लिए जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है एंड इट डज़ नॉट रिक्वायर्स एनी ट्रीटमेंट। तो ये आपने याद रखना है। फिर है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म किसे कहते हैं कि आपके साथ जब PTH की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा लो हो, इन अप्रोप्रिएटली लो हो, दैट इज़ कॉल्ड हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। ये आपके साथ हाइपरकैल्सीमिया की वजह से नहीं होता। दिस कॉज इज़ हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। ये आपके साथ कॉज करेगा हाइपोकैल्सीमिया लेकिन ख़ुद ये हाइपरकैल्सीमिया की वजह से नहीं होता। इसमें आपको PTH डिक्रीज़ मिलेगा और कैल्शियम भी आपको डिक्रीज़ मिलेगा। तो होपफुली ये आपके माइंड में होंगे कि दोनों चीज़ें कम है तो दैट इज़ हाइपो पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। अगर PTH कम है तो दैट इज़ हाइपोपैराथायरॉयड, अगर PTH ज़्यादा है दैट इज़ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो ये तो आपको पता होगा कि हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में PTH कम है, ठीक है। लेकिन इसके साथ याद रखो कि कैल्शियम भी आपके साथ कम होगा। अभी हाइपोकैल्सीमिया वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यूज़ फॉर एग्ज़ाम्स। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस इट्स साइंस एंड सिम्टम्स। अगर एक पेशेंट में कैल्शियम लेवल कम हो तो आपको उस पेशेंट में न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी नज़र आएगी, सच एज द पेशेंट विल हैव टिंगलिंग ऑफ फिंगर टोज अराउंड द माउथ। उसको टिंगलिंग होगी, पेरी ओरल टिंगलिंग होती है फिंगर्स पे या टोस पे। फिर उसके अलावा पेशेंट को इंटरमिटेंट स्पाजम्स, टेटनी के एपिसोड्स भी आते हैं अगर कैल्शियम का लेवल कम हो। टेटनी में हम दो साइंस देखते हैं, एक को हम कहते हैं ट्रॉसो साइन, एक को हम कहते हैं चॉपस्टिक साइन। जो ट्रॉसो साइन है ना, तो इसके बारे में आप एक वीडियो भी देख लें। लेकिन इसमें अगर आप एक पेशेंट को BP कफ पहनाते हो, ठीक है, और उस कफ को आप इन्फ्लेट, मतलब उसको आप उसके हाथ को आप बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हो विद द BP कफ, तो उस पेशेंट के हैंड्स में आपको स्पाजम्स नज़र आएंगी। इसको हम कहते हैं ट्रोसोसाइन। ये टिपिकली आपको मिलता है हाइपोकैल्सीमिया में। एक होता है चॉपस्टिक साइन। तो चॉपस्टिक साइन में आपने क्या करना है, टैपिंग करनी होती है ऑन द फेस पे, आपने पेशेंट के फेस पे टैप करना है ऑन द नर्व। तो उसकी वजह से यू विल सी फेशियल कॉन्ट्रैक्शन विच शोज़ दैट दिस इज़ अ चॉपस्टिक साइन।
और ये आपको हाइपोकैल्सीमिया में मिलते हैं। इसके अलावा द पेशेंट कैन ऑल्सो डेवलप सीजर्स। अगर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो तो इसके कॉजेज़ में सर्जिकल एक्सीजन की वजह से हो सकता है, ऑफन एक्सीडेंटल आफ्टर थायराइड और नेक सर्जरी। की फाइंडिंग में यू विल सी पोस्ट ऑप टिंगलिंग या स्पैज़म। सिस्टेमिक डिजीज़ में आपको हीमोक्रोमेटोसिस मिल सकता है जिसमें देर इज़ आयरन। देर विल बी विल्सन डिजीज़ जिसमें कॉपर की अकुमुलेशन होती है, या मेटास्टैटिक कैंसर। तो इन कंडीशंस की वजह से यू कैन डेवलप हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। उसके अलावा एक और ऑटो इम्यून पोली एंडोक्राइन सिंड्रोम टाइप 1 होता है, जो एक रेयर ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। उसमें म्यूटेशन आपके साथ होती है एयर जीन की, AIRE। ठीक है, म्यूटेशन ऑफ ऑटो इम्यून रेगुलेटर जीन, जिसे हम एयर जीन कहते हैं। ये एयर जीन आपके साथ क्रॉनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडिएसिस के साथ भी एसोसिएटेड होता है। तो एयर का काम APS ऑटो इम्यून पोली एंडोक्राइन सिंड्रोम के साथ भी है, इसका काम क्रॉनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडिएसिस के साथ भी है। तो इसमें आपको एक ट्रायड मिलता है। उस ट्रायड में द पेशेंट विल हैव म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडिएसिस, ही विल हैव ऑटो इम्यून हाइपोपैराथायरॉयडिज्म एंड उसको एडिसन्स डिजीज़ होगा। तो ये तीनों चीज़ें अगर आपको एक पेशेंट में मिले, so you should suspect autoimmune polyendocrine syndrome type 1. Then there is a syndrome that is called thymic aplasia। ठीक है, ये आपको डाइजॉर्ज सिंड्रोम में मिलते हैं। डाइजॉर्ज सिंड्रोम का एक फेमस निमोनिक है कैच 22q11 जीन की डिलीशन होती है। इसमें आपको कार्डियक सिम्टम्स भी मिलते हैं, थाइमिक एप्लेजिया भी मिलती है। तो ये थाइमिक एप्लेजिया एक इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम है। इसमें फेलियर होती है ऑफ थर्ड और फोर्थ पेरिंजियल पाउच जो है आपके साथ नहीं बनता। ठीक है, तो क्लासिक ट्राइएड में आपको क्या मिलेगा? देयर विल बी लॉस ऑफ थाइमस। तो अगर थाइमस लॉस हो जाए उसकी वजह से टी सेल्स भी लॉस हो जाते हैं और पेशेंट को रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं। अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड लॉस हो जाए उसकी वजह से पेशेंट विल हैव हाइपोकैल्सीमिया एंड टेटनी। और इसमें कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स भी होते हैं। तो ये क्लासिक ट्रायड आपको थाइमिक एप्लेजिया में मिलती है। थाइमस नहीं होगा, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स नहीं होंगे, उसके साथ कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट। तो ये इसका कैच 22 निमोनिक आप गूगल करें आपको आ जाएगा। प्रेजेंट इन इन्फेंसी चाइल्डहुड, तो इसमें चाइल्डहुड में चाइल्ड या इन्फेंट को हाइपोकैल्सीमिया होगी, उसको रिकरेंट इन्फेक्शंस होंगे और उसको कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स होंगे। तो अगर एक चाइल्ड में ये सिम्टम्स आ गए, आपने डायरेक्टली थाइमिक एप्लेजिया को सस्पेक्ट करना है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की ट्रीटमेंट में हम देते हैं कैल्शियम और कैल्सीट्रायोल। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर एक पेशेंट को हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है, उसका PTH कम है, तो आपने उसमें कैल्शियम और कैल्सीट्रायोल देना है। रिकम्बिनेंट ह्यूमन PTH जो है अवेलेबल। अच्छा, सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। इसमें किडनी एंड बोन जो है अनरिस्पॉन्सिव होता है टू PTH। तो सूडो में आपने याद रखना है कि ये किडनी और बोन्स अनरिस्पॉन्सिव होते हैं PTH को। तो देयर विल बी एबनॉर्मल PTH रिसेप्टर फंक्शन may cause due to impaired G protein signaling. Usually it is present in childhood or there will be symptoms of hypocalcemia and hyperphosphatemia. आपको elevated PTH मिलेगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि there will be elevated PTH, लेकिन कैल्शियम आपके साथ कम होगा। फिर एक कंडीशन है जिसे हम कहते हैं अल्ब्राइट हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। It is a form of pseudo hypoparathyroidism, autosomal dominant है ये भी। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया और PTH, ये तीनों चीज़ें आपको इसमें मिलती है। कैल्शियम कम होगा, फॉस्फेट इन द ब्लड आपके साथ ज़्यादा होगा और PTH भी ज़्यादा होगा। क्लिनिकल फीचर्स में आपको
एल्बर्ट एल्ब्राइट हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी में शॉर्ट स्ट्रेचर मिलेगा, शॉर्ट फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल बोन्स मिलेंगे, उसके अलावा राउंड फेस होगा पेशेंट का, एंड देयर विल बी माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। फिर कैल्शियम एंड पीटीएच जो है, तो ये आपने लाजमी याद रखना है, फर्स्ट लुक एट द कैल्शियम लेवल। ठीक है, तो अगर पेशेंट में कैल्शियम लेवल लो है कि हाई है, आपने सबसे पहले ये एल्गोरिथम हम पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कैल्शियम और पीटीएच को आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है। पहले आपने कैल्शियम को देखना है, कैल्शियम आइदर लो होगा आइदर ये हाई होगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपने पीटीएच को देखना है, वो भी आइदर आपके साथ लो होगा आइदर आपके साथ ये हाई होगा। अभी ये कह रहे हैं कि सेम डायरेक्शन, फॉर एग्ज़ाम्पल कैल्शियम भी कम है पीटीएच भी कम है, सेम डायरेक्शन है, या कैल्शियम भी हाई है पीटीएच भी हाई है, ये भी सेम डायरेक्शन है, तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज़ अ पैराथायरॉयड प्रॉब्लम। ठीक है, बोथ इंक्रीज, तो आपके साथ दिस इज़ ड्यू टू हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, अगर दोनों आपके साथ कम है दिस इज़ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। अच्छा, अभी अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो, एक आपके साथ कैल्शियम हाई है और पीटीएच कम है, या कैल्शियम आपके साथ लो है और पीटीएच आपके साथ ज़्यादा है, तो दिस इज़ नॉर्मल रिस्पॉन्स टू कैल्शियम प्रॉब्लम्स। इट मे बी, इसमें आपने सस्पेक्ट करना है कि आइदर रीनल फेलियर है, ये रीनल फेलियर लो सीरम कैल्शियम की वजह से भी हो सकता है, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से भी हो सकता है, या कोई रीनल लॉसेस हुई है, सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है, तो उसमें इन दोनों की वैल्यूज़ जो है दैट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसके बाद हम पढ़ते हैं अबाउट मेन सिंड्रोम, इसका मैंने आपको एक डायग्राम भी दिखाया था। ठीक है, ग्रुप ऑफ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऑल ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं, जर्म लाइन म्यूटेशन होती है इन द जीन्स एंड इट लीड्स टू ट्यूमर इन मल्टीपल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मैन 1, मैन 2A, मैन 2B, ये तीन इसके टाइप्स हैं। तो मैन 1 आपके साथ, इसमें आपने तीन चीज़ें याद रखनी है। एक आपके साथ होता है पिट्यूटरी में एडिनोमा, फिर आपने थोड़ा नीचे आना है पैराथायरॉयड में देखना है, तो पैराथायरॉयड में हाइपरप्लेजिया हुई होगी, फिर आपने और नीचे आना है पेंक्रियास को देखना है, तो पेंक्रियाटिक ट्यूमर, ये ट्रिपल पी आपको मिलता है इन मेन 1। ठीक है, तो आपने इसमें कार्सिनोमाज याद रखने हैं, क्योंकि एक में फिर फियोक्रोमोसाइटोमा आ जाता है, तो उसकी वजह से वो मेन 2 में चला जाता है, फिर मेन 2B में आपके साथ मार्फोनॉइड हैबिटिस या न्यूरोमाज आते हैं, तो इसमें आपने ये याद रखने हैं ट्रिपल पी। अभी याद रखो कि दिस इज़ एसोसिएटेड विद मेन 1। मेन 1 ऑटोसोमल डोमिनेंट है, इसमें जर्म लाइन म्यूटेशन होती है मेन 1 जीन की, और इट कोड्स फॉर प्रोटीन दैट इज़ कॉल्ड मेनिन। ठीक है, ट्यूमर सप्रेसर अफेक्ट भी है इसका। क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ टू हिट हाइपोथेसिस, पेशेंट born with one abnormal MEN1 gene, second hit occurs in the endocrine glands। तो टू हिट हाइपोथेसिस भी हम करते हैं फॉर MEN1, उसमें वन जो है आपके साथ क्या होता है कि MEN1 जीन विल बी abnormal, और सेकंड हिट का मतलब है कि ये आपके साथ एंडोक्राइन को भी इन्वॉल्व करेगा। फिर MEN1 जो है, इसमें पैराथायरॉयड आपको एडिनोमा भी मिलती है, जो कि 94% ऑफ द पेशेंट में होती है, फर्स्ट फाइंडिंग 90% ऑफ द पेशेंट, और ये आपके साथ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करेगा, एंड इट इज़ ऑफन एसिम्टमेटिक, लेकिन इट मे कॉज रिकरेंट किडनी स्टोन्स। तो ये आपने याद रखना है कि रिकरेंट किडनी स्टोन्स आपके साथ कॉज करवाएगा। पिट्यूटरी एडिनोमा भी आपके साथ मेन 1 के साथ एसोसिएटेड है, 70% ऑफ द पेशेंट में पिट्यूटरी एडिनोमा होती है, और मोस्ट कॉमनली अप्रोलेक्टिनोमा की वजह से। सेकंड मोस्ट कॉमन जो है ग्रोथ हार्मोन सिक्रीटिंग एडिनोमा है। पिट्यूटरी एडिनोमा जो है आपको, इट इज़ नॉट सीन इन अदर मेन सिंड्रोम, तो दिस इज स्पेसिफिक फॉर मेन 1। ठीक है, तो पिट्यूटरी डिजीज़ अगर आ गई, पिट्यूटरी डिजीज़ की बात आ गई, तो
तो आपने याद रखना है कि पिट्यूटरी का काम आपके साथ MEN1 के साथ है, ठीक है। फिर पैंक्रियाटिक ड्यूडेनल एंडोक्राइन ट्यूमर्स, ठीक है। ये पैंक्रियाटिक ट्यूमर्स की बात कर रहे हैं। पैंक्रियाटिक ट्यूमर्स भी मैंने आपको कहा ये पिट्यूटरी स्पेसिफिकली MEN1 में होगा। पैंक्रियाटिक ट्यूमर्स भी आपको जो है MEN1 में मिलते हैं, ठीक है। तो पैंक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स मोस्ट कॉमनली इसमें गैस्ट्रिनोमा आता है जो ज़ुलिंगर एलिसन सिंड्रोम कॉज करवाता है। ज़ुलिंगर एलिसन सिंड्रोम में आपको गैस्ट्रिनोमा मिलती है जहाँ पे यू विल फाइंड इंक्रीज गैस्ट्रिन, और वो इंक्रीज गैस्ट्रिन आपके साथ पेप्टिक अल्सर्स कॉज करवाता है। और MEN1 रेयरली एसोसिएटेड होता है इंसुलिनोमा, ग्लूकागोनोमा या VIPomas के साथ। फिर MEN2A है और MEN2B है। तो MEN2A में आपने इसको देखना है कि MEN2A में देर इज़ पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया, और यहाँ पे आपको मेडुलरी थायरॉयड कार्सिनोमा मिलती है, ठीक है। MEN2A की बात कर रहे हैं। और अगर आप नीचे आए एड्रीनल को देखें तो यू विल फाइंड फियोक्रोमोसाइटोमा। तो MEN2A में आपको ये चीज़ें मिलेंगी, पैराथायरॉयड इन्वॉल्व होगा, मेडुलरी कार्सिनोमा होगी और फियोक्रोमोसाइटोमा होगी। अगर MEN2B की बात करें तो इसमें आपको म्यूकोजल न्यूरोमाज मिलते हैं। आप सर्च करो व्हाट इज़ न्यूरोमाज, इसमें पेशेंट को विजुअल डिफेक्ट्स होंगे, मार्फन सिंड्रोम के टिपिकल फीचर्स आपको दिए होंगे, उसके साथ पेशेंट को मेडुलरी थायरॉयड कार्सिनोमा भी होगी और फियोक्रोमोसाइटोमा भी होगी। तो ये मेडुलरी और फियो 2A और 2B दोनों में सेम है, लेकिन 2A में आपको पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया साथ में मिलती है और 2B में आपको म्यूकोजल न्यूरोमास मिलते हैं और मार्फनॉइड बॉडी हैबिटिस मिलती है। तो 2A और 2B मेडुलरी ट्यूमर्स हैं, मेडुलरी थायरॉयड कार्सिनोमा कॉज करवाते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा ये दोनों इनके साथ एसोसिएटेड है। जो 2A है उसमें आपके साथ मेडुलरी प्लस पैराथायरॉयड एंड नो फिजिकल फाइंडिंग्स। जो 2B है उसमें मेडुलरी प्लस एम्स, इसके दो की फिनोटाइप्स हैं, म्यूकोजल न्यूरोमास आपको मिलेंगे, मार्फनॉइड अपीयरेंस मिलेगी और देयर इज़ नो पैराथायरॉयड इन्वॉल्वमेंट। तो इसमें आपने याद रखना है कि जो MEN2B है उसमें पैराथायरॉयड इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। जो MEN1 है उसमें स्पेसिफिक पिट्यूटरी की बात की गई हो तो MEN1 पिक करना है। पैराथायरॉयड की बात की गई हो तो पैराथायरॉयड जो है उसका काम होता है 2A के साथ। अगर पैराथायरॉयड मेंशन ना किया हो तो फिर आप 2B पे जा सकते हैं, ठीक है। तो दीज वर सम टिपिकल फीचर्स जो अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं, मैं भी ख़ुद भी कंफ्यूज करता था। कैंसर ऑफ पैराफॉलिकुलर सी सेल्स आपको मेडुलरी कार्सिनोमा में मिलते हैं। तो ये पैराफॉलिकुलर सेल्स नॉर्मली आपके साथ कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करते हैं। कैल्सिटोनिन का काम क्या है कि ये आपके साथ सीरम के कैल्शियम को कम करेगा एंड नॉर्मली मिनिमल इफेक्ट इसका होता है ऑन कैल्शियम लेवल्स। अगर मेलिग्नेंसी हो इसके साथ तो देयर विल बी फीचर्स ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। अच्छा, 2A और 2B में MTC occurs, medullary thyroid carcinoma occurs earlier than sporadic cases। स्पोरेडिक में 60s होते हैं, मेन में आपके साथ 30s हैं और 100% रिस्क ऑफ मेडुलरी थायरॉयड कार्सिनोमा इनके साथ होता है। फियोक्रोमोसाइटोमा जो है ये आफ्टर मेडुलरी थायरॉयड कार्सिनोमा पेशेंट को होगा। जो 2B है दैट इज सेम एज 2A एक्सेप्ट यहाँ पे आपने देयर इज़ नो पैराथायरॉयड इन्वॉल्वमेंट। इसमें आपको 2 की फिज़िकल फाइंडिंग्स मिलते हैं। फिज़िकल फाइंडिंग्स में आपको म्यूकोजल न्यूरोमास मिलेंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे न्यूरोमास होंगे। तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लिप्स ऑफ द टंग्स पे आपको न्यूरोमास मिलेंगी। सेकेंडली देयर विल बी मार्फनॉइड बॉडी हैबिटिस। मार्फन सिंड्रोम की तरह लॉन्ग बोन्स होंगे और लॉन्ग हैंड्स होंगे और इस तरह जो है मार्फन वाले आपको इसमें फीचर्स मिलेंगे।
जो मेन 2b न्यूरोमास है ये आपके साथ बिनाइन ग्रोथ ऑफ नर्व टिश्यूज़ जो आपको ऑफन लिप्स और टंग्स पे मिलेंगे, समटाइम्स आपको इंटेस्टाइन में भी न्यूरोमास मिलते हैं। तो मार्फोनॉइड हैबिटिस में क्या होगा कि पेशेंट विल बी टॉल, ही विल हैव लॉन्ग विंग स्पैन, उसमें हाई आर्च पैलेट आपको नज़र आएगा, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ होगी स्पाइन में। तो स्पाइन में पेशेंट विल हैव काइफोस्कोलियोसिस, कर्व टू द लेफ्ट या टू द राइट, या द पेशेंट विल हैव लॉर्डोसिस, कर्व टू द फॉरवर्ड। तो इन दोनों के पिक्चर आप गूगल पे देख लें। ये दोनों चीज़ें मार्फोनॉइड हैबिटिस मेन 2b के साथ एसोसिएटेड हैं। ठीक है, और भी कंडीशंस के साथ है लेकिन इसमें भी आपने याद रखना है। और मार्फन सिंड्रोम, और इसमें आपने डिफ्रेंशिएट किस तरह करना है, क्योंकि मार्फन सिंड्रोम में आपके साथ लेंस या एओर्टिक इन्वॉल्वमेंट होती है। ये मेन 2b जो है इसमें लेंस या एओर्टिक इन्वॉल्वमेंट आपको नहीं मिलेगी। जो 2a और 2b है दोनों ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स हैं। इसमें आपको जर्म लाइन म्यूटेशन मिलती है इन क्रोमोसोम नंबर 10 और म्यूटेशन इन द रेड जीन। मेन 2a और मेन 2b जो है देयर इज़ अ जर्म लाइन म्यूटेशन इन द रेड जीन, और प्रोटोऑन्कोजीन इसका जो है, प्रोटोऑन्कोजीन भी इसके साथ एसोसिएटेड होता है। प्रोटोऑन्कोजीन कॉजेज़ द एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन विच कॉजेज कैंसर। ठीक है, तो ये प्रोटोऑन्कोजीन्स आपको इसमें मिलते हैं कोड्स। ये इट ऑल्सो कोड्स फॉर रिसेप्टर थायरोसिन काइनेज के लिए ये कोड करता है, और इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि सेल ग्रोथ करवाएगा, डिफरेंशिएशन कॉज करवाएगा। इसके अलावा देयर विल बी गेन ऑफ फंक्शन। अगर पेशेंट में म्यूटेशन है मेन 2 में तो यू विल फाइंड गेन ऑफ फंक्शन। कॉन्ट्रास्ट विद हर्शस्प्रंग डिजीज़ ऑफ द कोलन जहाँ पे आपको लॉस ऑफ फंक्शन मिलता है, एंड एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन द रेट। तो हर्शस्प्रंग की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे आपको लॉस ऑफ फंक्शनल म्यूटेशन मिलती है इन द रेड जीन, और गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन मेन 2 जो है ये आपको गेन ऑफ फंक्शनल म्यूटेशन आपको मेन 2 में मिलेगी। फिर थायरॉयडेक्टमी। थायरॉयडेक्टमी हम क्यों करते हैं? इट इज़ डन प्रोफाइलेक्टिकली इन मेन 2 को हमने ट्रीट करना है विद थायरॉयडेक्टमी। अगर यंग एज हो लेस देन 5 इयर्स तो उन पेशेंट्स में यूजुअली थायरॉयडेक्टमी करवाई जाती है। मेन सिंड्रोम जो है, पिट्यूटरी एडिनोमा की बात की गई हो, पिट्यूटरी इन्वॉल्व हो, तो दिस इज़ मेन 1। अगर उन्होंने आपको मेडुलरी थायरॉयड कार्सिनोमा फ्यूक्रोमोसाइटोमा की बात की है तो यू हैव टू सस्पेक्ट मेन 2। पैराथायरॉयड की बात की है तो उसमें मेन 1 और मेन 2 दोनों आ सकते हैं 2a, लेकिन फिर आपने और फीचर्स को देख के उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। जो हार्मोन अफेक्ट है, हार्मोन क्या करता है, ये सेल पे लगता है और अपने इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। तो आपके साथ इंट्रासेलुलर हार्मोन्स होते हैं। ये इंट्रासेलुलर हार्मोन्स जो है जिनके रिसेप्टर इन द साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस होते हैं, उसमें प्रोजेस्टेरॉन आता है, एस्ट्रोजन आता है, टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल, अल्डोस्टेरोन, थायराइड हार्मोन। ये हार्मोन जो है इनके रिसेप्टर्स आपको साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में मिलेंगे। जो थायराइड हार्मोन है इनका न्यूक्लियस पे होता है, बाकी आई गेस के बाकी मेरे ख्याल से साइटोप्लाज्म पे है, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टीरॉयड हार्मोन्स आपके साथ कौन से हैं? इसमें ईस्ट्राडायोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, कोर्टिसोल, अल्डोस्टेरोन, ये सारे स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं। थायराइड हार्मोन्स आपके साथ 2 हार्मोन्स हैं, T3 और T4, जो कि आपके साथ सिंथेसाइज होते हैं फ्रॉम थायरोसिन एंड आयोडीन। तो थायरोसिन से आपके साथ T3 भी बनता है, आपके साथ T4 भी बनता है। फिर इसके बाद इंट्रासेलुलर हार्मोन, जो सेल के अंदर हार्मोन्स होते हैं, ऑल सर्कुलेट बाउंड टू अ प्रोटीन, ये सारे प्रोटीन्स के साथ बाइंड होते हैं। एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन जो है सेक्स बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन,
ये भी एक प्रोटीन के साथ बाइंड होंगे, उस प्रोटीन का नाम है सेक्स बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। थायराइड हार्मोन जो है वो भी एक प्रोटीन के साथ बाइंड होंगे जिसे हम कहते हैं टीबीजी, थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। कोर्टिसोल आपके साथ सीबीजी के साथ बाइंड करता है। कोर्टिसोल में अल्डोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन इसके डिराइवेटिव्स हैं, तो वो भी आपने याद रखना है कि दे बाइंड टू कोर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। जो एक्स्ट्रा सेलुलर हार्मोन्स हैं ये आपके साथ सरफेस के रिसेप्टर्स पे लगेंगे, ठीक है, वहाँ पे बाइंड होंगे। तो ये दे यूज़ सरफेस रिसेप्टर टू ड्राइव सेलुलर चेंजेस। तो टायरोसिन काइनेज और जैक स्टेट इन पाथवेज के थ्रू ये आपके साथ जो है लगेंगे ऑन द रिसेप्टर और वहाँ पे सेलुलर चेंजेस करवाएंगे। और एक्स्ट्रा सेलुलर हार्मोन जो आपके साथ सरफेस रिसेप्टर्स पे बाइंड होते हैं ये सेकंड मैसेंजर को यूज़ करते हैं और टू ड्राइव सेलुलर चेंजेस। सेकंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, आईपी3 इन मैकेनिज़्म के थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर हार्मोन्स एक्ट करते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ा है। ये एक आपके साथ अल्फ़ा और बीटा चेन्स हैं। अल्फ़ा के साथ इंसुलिन लगता है, यहाँ पे टायरोसिन भी आ जाता है जो फॉस्फोराइलेट होता है और उसकी वजह से जीन ट्रांसक्रिप्शन होती है। तो जब इंसुलिन इस रिसेप्टर्स पे लगेगा तो ये आपके साथ फॉस्फोराइलेशन, टायरोसिन फॉस्फोराइलेशन कॉज करवाएंगी और ये रिसेप्टर अपने आप को भी फॉस्फोराइलेट करता है जिसे हम कहते हैं ऑटोफॉस्फोराइलेशन। इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस किया है। जो टायरोसिन काइनेज का रिसेप्टर है इट एक्ट्स ऑन इंसुलिन और ग्रोथ फैक्टर्स पे इसका काम होता है। तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर पीडीजीएफ, एफजीएफ और इसके अलावा एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। तो इन ग्रोथ फैक्टर्स ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो है तो ये इंसुलिन का जो रिसेप्टर है वो भी टायरोसिन काइनेज है। ग्रोथ फैक्टर्स का जो रिसेप्टर है वो भी आपके साथ टायरोसिन काइनेज है। जैक और स्टेट, जैक हम कहते हैं जानस काइनेज को, ये एक टायरोसिन काइनेज एंजाइम है, सिग्नल ट्रांसड्यूसर है और आपके साथ एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म, स्टैट पाथवे, प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के थ्रू या आपके साथ एक्टिवेटेड बाय फॉस्फोराइलेशन। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि आपको जो साइटोकाइन रिसेप्टर्स हैं उनके साथ आपको जैक काइनेज, जैनस काइनेज आपको मिलेगा जिसे हम जैक कहते हैं, ठीक है। तो ये आउटसाइड ऑफ द सेल है, ये इनसाइड ऑफ द सेल है, साइटोप्लाज्म है। अभी एक साइटोकाइन आया, तो साइटोकाइन जब इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ तो जैक ने क्या किया, इट विल फॉस्फोराइलेट दीज रिसेप्टर्स। जब ये फॉस्फोराइलेट हो जाएंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके साथ फॉस्फेट इन स्टैट मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो के ये न्यूक्लियस में चले जाते हैं, वहाँ पे आपके साथ ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं। तो अभी थोड़ा सा आपको आइडिया हुआ होगा जो टायरोसिन काइनेज एंजाइम है, ठीक है। तो जैक काइनेज आपके साथ टायरोसिन काइनेज एंजाइम को यूज़ करता है, सिग्नल ट्रांसड्यूसर है एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है। जो स्टैट है ये प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को लाता है और आपके साथ फॉस्फोराइलेशन को एक्टिवेट करता है। तो जैक और स्टैट मैनी साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करता है, इंटरफिरॉन गैमा, इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 6। बोन मैरो पे ये आपके साथ एरिथ्रोपोएटिन को प्रोड्यूस करेगा, ये ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करेगा और थ्रोम्बोपोएटिन को ये आपके साथ जो है उसको प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये इनके फंक्शंस हैं, साइटोकाइंस को भी एक्टिवेट करता है, बोन मैरो पे भी ये डिफरेंट चीज़ें प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और प्रोलेक्टिन और ग्रोथ हार्मोन पे भी इसका फंक्शन है। इट इज़ एसोसिएटेड विद माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर।
ठीक है, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर के साथ एसोसिएटेड होता है। जीन फॉर साइटोप्लाज्मिक टायरोसिन काइनेज आपको मिलता है। म्यूटेशन अगर इसकी हो जाए तो आपको टायरोसिन फॉस्फोराइलेशन इंक्रीज मिलेगी। और प्रोजिनेटर सेल्स में हाइपर सेंसिटिविटी टू साइटोकाइंस आपको मिलती है। देयर विल बी मोर ग्रोथ एंड देयर विल बी लॉन्ग सर्वाइवर। जो हार्मोन है ये एडिनाइल साइक्लेस के थ्रू एक्ट करता है और आपके साथ एटीपी प्रोड्यूस करता है और साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दो मैकेनिज्म के थ्रू हार्मोन एडिनाइल साइक्लेस के थ्रू आइदर एटीपी या साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस करेगा। जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर है तो इट बाइंड्स गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये जी प्रोटीन्स गुआनिसिन न्यूक्लियोटाइड को बाइंड करते हैं जिसमें जीटीपी जो है जीडीपी और जीटीपी वगैरह आते हैं। तो जीटीपी आपके साथ जो है जीटीपी में कन्वर्ट होगा। ये अभी एक प्रोटीन है जो बाहर से आया। ठीक है, इट बाइंड्स टू द जीडीपी। जब ये जीडीपी के साथ बाइंड हो जाए तो जीटीपी आपके साथ जीडीपी में कन्वर्ट हो जाती है और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि इट ट्रांसमिट्स द सिग्नल थ्रू वेरियस स्टेप्स। अभी यहाँ से बीटा और गैमा इससे सेपरेट हो गए। ठीक है, और ये जो अल्फ़ा जीडीपी था ये इसी रिसेप्टर के साथ एक्ट होता है। वहाँ पे आपके साथ साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस होती है और ये आपके साथ सिग्नल्स की ट्रांसमिशन कॉज करवाएगा। जो साइक्लिक एएमपी है इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस सीआरएच जीएचआरएच के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी से आपके साथ ये हार्मोन्स। ये अभी हम सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हाइपोथैलेमस ये दोनों हार्मोन सिक्रीट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी आपके साथ एफएसएच एलएच एसीटीएच टीएसएच। जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो पीटीएच सिक्रीट करता है। अदर्स ग्लूकागॉन आते हैं, एडीएच आता है, हिस्टामीन आता है, एचसीजी आता है और एमएसएच। ये सारे हार्मोन्स आपके साथ साइक्लिक एएमपी के थ्रू एक्ट करते हैं। इसका एक बहुत फेमस निमोनिक है जिसे हम कहते हैं फ्लैट चैम्प। ठीक है, तो फ्लैट चैम्प में जो सारे एच एच वाले हैं एफ एस एच एल एच 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 टी एस एच पी टी एच ये सारे ए डी एच में भी आपने याद रखना है कि जो V2 रिसेप्टर है वो एक्ट करता है थ्रू साइक्लिक एएमपी। लेकिन इसका ADH का जो V1 रिसेप्टर है वो साइक्लिक GMP के थ्रू काम करता है। ठीक है, तो इसका एक निमोनिक है फ्लैट चैम्प। आप गूगल में दो तो आपको वो निमोनिक आ जाएगा। और साइक्लिक एएमपी के ये सारे हार्मोन्स अगर आपसे पूछे जाएं इसमें एमसीक्यूज़ इस टाइप के आएंगे, आपको डायरेक्टली कहेंगे कि पीटीएच एक्ट ऑन विच टाइप ऑफ रिसेप्टर, तो आपने कहना है साइक्लिक एएमपी। आपको कह सकते हैं हिस्टामीन कौन से पाथवे के थ्रू एक्ट करता है, तो आपने लिखना है साइक्लिक एएमपी। ऑल हैव अ साइक्लिक एएमपी सेकंड मैसेंजर सिस्टम। सब में आपको साइक्लिक एएमपी सेकंड मैसेंजर सिस्टम मिलेगा। ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है कि अल्फ़ा सब यूनिट सब में आपको सेम मिलता है, लेकिन अगर उस पर एफ एस एच बीटा मिल जाए तो ये एफ एस एच प्रोड्यूस करेगा, एल एच बीटा मिल जाए अल्फ़ा सब यूनिट्स के साथ तो ये एल एच प्रोड्यूस करेगा एंड सो ऑन। एटीपी इस प्रोसेस में साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट होता है और वो अपने इफ़ेक्ट्स करवाता है। अच्छा, आगे जाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को काइंडली फॉलो कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आपका इससे कुछ भी नहीं जाएगा। इतनी जो एफ़र्ट्स मैं लगा रहा हूँ तो आपकी तरफ से भी the reward that is going to come to me is in the form of a subscription. So kindly do give me your support. Let's move on. We will talk about MSH. MSH के बारे में हमने पढ़ा है कि it is precursor जो pro opiumelanocortin है, this is प्रिकर्सर ऑफ ACTH। ये आपके साथ MSH भी प्रोड्यूस करता है जो आपके साथ हाइपर पिगमेंटेशन करवाता है। किस तरह करवाएगा? मेलानिन को प्रोड्यूस करके। हार्मोन्स आपके साथ गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये अभी GMP की बात कर रहे हैं कि ये आपके साथ गुआनाइलेट साइक्लेस पे एक्ट करेगा
तो ये गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाएगा और साइक्लिक जीएमपी बनाएगा। तो अभी हम पढ़ेंगे साइक्लिक जीएमपी के हार्मोन्स। इसमें भी आपने सिर्फ ये याद रखने हैं कि कौन से हार्मोन्स कौन से टाइप ऑफ रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं। अगर एएनपी बीएनपी नाइट्रिक ऑक्साइड की बात की गई हो तो दे एक्ट ऑन द जीएमपी। एएनपी और बीएमपी ये कार्डियक मायोसाइट से रिलीज़ होते हैं। ये आपके साथ क्या करते हैं, जो रास सिस्टम है उसको एंटागोनाइज करते हैं, और ये आपके साथ दोनों बाइंड करते हैं नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड रिसेप्टर पे। और इसका रिजल्ट क्या होगा कि इट विल कॉज वेजोडाइलेशन एंड डायूरेसिस। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये एंडोथेलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर रिलीज़ करता है जिसे हम कहते हैं EDRF। दीज आर सिंथेसाइज्ड बाय द एंडोथेलियल सेल्स। ये आपके साथ साइक्लिक जीएमपी को एक्टिवेट करेंगे, स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन और वेजोडाइलेशन करवाएंगे। ऑल आर वेजोडाइलेटर्स। फिर इसके बाद आता है IP3 जिसे हम कहते हैं इन एसीटोल ट्राइफॉस्फेट। तो हार्मोन एक्ट ऑन फोस्फोलाइपेज सी। ये आपके साथ फॉस्फेटिडाइल इन एसीटोल 4,5 बिस फॉस्फेट प्रोड्यूस करता है, और इन एसीटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट IP3 PIP2 और IP3 बनाता है जब हार्मोन फॉस्फोलाइपेज सी के थ्रू एक्ट करेगा। अच्छा, अभी जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर भी आपके साथ होते हैं। तो व्हेन अ लाइगेंड बाइंड्स टू जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, तो आपके साथ क्या होता है, PIP2 कन्वर्ट होता है इनटू डाई एसाइल ग्लाइसेरोल। इसके साथ एक IP3 मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन हो जाता है विद इन द साइटोसोल। तो IP3 में आपने याद रखने हैं कि जितने भी हाइपोथैलेमस के हार्मोन है GnRH या TRH, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है ADH ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा हिस्टामीन का H1 रिसेप्टर जो आपको स्किन्स और लंग्स में मिलता है, और एंजियोटेंसिन 2 और गैस्ट्रिन। तो सिमिलर वही कॉन्सेप्ट है, इसमें भी आपको सारे हार्मोन्स याद रखने हैं। इस टॉपिक से आपको ये अगर MCQs देंगे तो आपको यही कहेंगे कि अच्छा H1 रिसेप्टर जो है हिस्टामीन का ये कौन से पाथवे के थ्रू एक्ट करता है, तो आपने कहना है IP3। जो ADH का V1 रिसेप्टर है वो IP3 के थ्रू एक्ट करता है। अच्छा सॉरी, मैंने आपको V1 और V2 के बारे में कहा था कि जो V1 है वो साइक्लिक GMP के थ्रू एक्ट करता है। दैट डज नॉट एक्ट थ्रू साइक्लिक GMP, इट एक्ट्स थ्रू द IP3। जो V2 है वो आपके साथ कैम के थ्रू साइक्लिक AMP के थ्रू एक्ट करता है। V2 ऑफ द ADH और V1 ऑफ द ADH एक्ट्स ऑन इन एसीटोल ट्राइफॉस्फेट IP3। तो दिस इज़ ऑल्सो एन MCQ, ठीक है। यही कंफ्यूजिंग MCQs होते हैं इसमें बस ये आपका सिर्फ रट्टा चेक करेंगे। तो मेक श्योर आप इन हार्मोन्स को इनके रेलिवेंट रिसेप्टर के साथ याद रखो कि अच्छा IP3 में GHRH TRH ऑक्सीटोसिन ये सारी चीज़ें, गैस्ट्रिन वगैरह ये आते हैं IP3 में। अच्छा, अभी अगर एक हार्मोन लिपिड हार्मोन है तो ये इंट्रासेलुलर होगा। फिर अगर लिपिड हार्मोन नहीं है फिर आपने देखना है कि इज़ इट अ वेजोडाइलेटर। अगर वेजोडाइलेटर है तो इट विल एक्ट ऑन साइक्लिक GMP, ठीक है। अगर इट इज़ नॉट अ वेजोडाइलेटर फिर आपने उसका फंक्शन देखना है और ऑन इंसुलिन या ग्रोथ फैक्टर्स पे, ठीक है। अगर उन पे काम कर रहा है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स पे, अगर नहीं काम कर रहा तो फिर आपने साइटोकाइन बोन मैरो को देखना है, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव है दैट इज़ जैक और स्टेट, अगर नेगेटिव है फिर प्रोलैक्टिन ग्रोथ हार्मोन को देखना है, अगर वो पॉजिटिव है फिर भी जैक और स्टेट, एंड अगर नेगेटिव है देन दिस इज़ कैंप या IP3। तो इसको आप जो है पॉज करके अपने लिए पढ़ ली, ठीक है। फिर हाइपोथैलेमस में हमने पढ़े कि एक आपके साथ CRH होता है जो साइक्लिक AMP के थ्रू एक्ट करता है, एक आपके साथ TRH होता है जो IP3 के थ्रू एक्ट करता है, GnRH भी IP3 के थ्रू एक्ट करेगा, और जो आपके साथ GHRH है
तो ये आपके साथ कैंप के थ्रू एक्ट करता है। तो ये आपने याद रखना है। GNRH की बात आ जाए तो उसमें IP3 लिखना है। GHRH की बात आ जाए तो उसमें आपने साइक्लिक AMP लिखना है। एंटीरियर पिट्यूटरी में ACTH और आपके साथ TSH, LH, FSH, ये HH वाले जितने भी थे मैंने आपको कहा था, दे एक्ट थ्रू द कैंप मैकेनिज्म। अब ये GH इज़ एन एक्सेप्शन, ठीक है। GH एक्ट्स ऑन जैक एंड स्ट्रेट काइनेज पाथवे। सेकंड मैसेंजर ये जैक और स्ट्रेट को यूज़ करते हैं, और प्रोलेक्टिन भी जैक एंड स्ट्रेट को एज अ सेकंड मैसेंजर यूज़ करेगा। इसके अलावा IP3 जो है, IP3 आपके साथ एक्ट करता है, ये अदर्स में आता है। इसमें ADH का V1 रिसेप्टर आएगा, हिस्टामीन का भी इसमें H1 रिसेप्टर आएगा, गैस्ट्रिन आएगा और एंजियोटेंसिन 2 आएगा। जो आपके साथ साइक्लिक AMP है उसमें हिस्टामीन आते हैं और उसमें ADH का V2 रिसेप्टर आएगा। तो इसके साथ हमारी एंडोक्राइन के सारे लेक्चर्स ख़त्म हुए। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो काइंडली अपना इम्पोर्टेंट फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दें। प्लीज़ बिफोर लीविंग डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आए हैं तो और भी सारे सिस्टम्स हैं उनको मैं BNB नोट्स से आपके लिए आसान अल्फाज में कवर कर सकूं। इन लेक्चर्स के बाद ही आपको, अगर आप एक दफ़ा इस सारे लेक्चर को सुनेंगे, फिर ही आपको आइडिया हो जाएगा कि एक लेक्चर से आपने कितनी ज़्यादा चीज़ें सीख ली। तो काइंडली डू वॉच द वीडियोस टिल द एंड। प्लीज़ गिव मी योर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।